अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं जय के बोर्ड के ज़रिए लिए गए 10वीं क्लास के उस सवाल को लेकर के आपके सामने हाज़िर हूँ, जिसका इम्तहान पिछले दिनों 1 अक्टूबर 2024 को हुआ। 1 अक्टूबर 2024 को हुए इम्तहान में झारखंड के वैसे स्कूल के स्टूडेंट्स शामिल हुए जो या तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ रहे होंगे या फिर ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय में पढ़ते होंगे। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स को इस इम्तहान में SA1 के इम्तहान में शामिल होना नहीं था, लेकिन यह वीडियो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही मुफीद है, उतने ही कारआमद है जितना कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या फिर ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ मैं SA1 जो एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने कहा कि 1 अक्टूबर 2024 को हुआ, उसका जवाब लेकर के आपके सामने हाज़िर हूँ। आप एक एक सवाल ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, इसका जवाब भी आपको बतलाते मैं जाऊँगा, आप इसे अपने ज़हन में रखते जाएंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह इससे आपको आने वाले फ़ाइनल इम्तहान में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको यह एक आइडिया मिलेगा कि सवाल किस तरह का पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आ जाएं डायरेक्ट सवाल नंबर 1 पे। ठीक है, यहाँ पे देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है जैक के नीचे हिदायत है, सभी सवालों के जवाब लाजमी हैं। जेल में 40 मारूजी सवालात दिए जा रहे हैं, सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। सही जवाब पर निशान लगाएं, हर एक सवाल 1 नंबर का है। ठीक है ना। इसके बाद दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। यहाँ पे एक इक़्तिबास दिया हुआ है, आपको इसे पढ़ना है और फिर नीचे सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 7 तक इक़्तिबास से ही सवाल दिया हुआ है। आपको सातों सवाल का जवाब इक़्तिबास में ही ढूंढने से मिल जाएगा। ठीक है ना। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम यह तरीका स्टूडेंट्स को बतलाते हैं कि आप इक़्तिबास वाले सवाल हल करने के लिए एक एक करके सवाल पढ़ते जाएं और सवाल पढ़ने के बाद उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। आप जब सवाल पढ़े हुए रहेंगे, उसका जवाब ढूंढेंगे तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम वही करते हैं, इक़्तिबास को पूरा ना पढ़ करके हम सीधे आ जाते हैं सवाल में और सवाल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 पढ़ने के बाद हम लोग इक़्तिबास से इसका जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कई स्टूडेंट्स को बिना इक़्तिबास पढ़े इसका जवाब मालूम होगा। जवाब मालूम है, आप टिक कर सकते हैं, अपने OMR शीट में कलर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप एक बार इक़्तिबास भी देख लें। ठीक है ना। तो यहाँ देखें, इक़्तिबास का पहला जुमला है, ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है ना। पहला सवाल का जवाब आपको पहले ही जुमला में मिल जा रहा है। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी। ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, ड्रामा के क्या मानी आते हैं। ड्रामा के मानी क्या होते हैं। अगर आप ड्रामा सिर्फ अच्छे से पढ़े होंगे, इसका भी जवाब आपको पता होगा, बिना इक़्तिबास पढ़े आप इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम या मालूम है भी, तब भी आप इक़्तिबास में इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे, पहला जुमला था, ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है करना। ठीक है ना, यही जवाब आपका हो गया। ड्रामा के मानी है करना। देखें, करना किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ड्रामा के क्या मानी आते हैं, ऑप्शन ए, करना। सही जवाब हो जाएगा दूसरा का ए। ठीक है ना। आसानी से हम लोग देख रहे हैं कि इक़्तिबास में इसका जवाब मिल जा रहा है। सवाल नंबर 3 देखें कि किस सिन्फ को किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिया पेश किया जाता है। सवाल है,
किस सिन्फ को किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिया पेश किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन ए में मज़मून, बी में दास्तान, सी में ड्रामा, डी में किस्सा। चूँकि यहाँ पे ड्रामा के मुतल्लिक़ बातचीत हो रही है, इसलिए आप बिना इक़्तिबास पढ़े, बिना जवाब ढूंढे आप इसका ऑप्शन सी टिक कर सकते हैं, अपने ओएमआर शीट में कलर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको तसफ़्फ़ी ना हो, आप सेटिस्फाइड ना हो, आपको जवाब नहीं पता हो, तो आप इसका जवाब यहाँ पे ढूंढें। देखें यहाँ पे दूसरा जुमला देखें, अदब में यह ऐसी सिन्फ़ है जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। ठीक है ना, देख लिए ना, यहाँ पे ड्रामा के बारे में बात हो रही है और ड्रामा के मुतल्लिक़ ही यहाँ पे यह बात लिखी हुई है कि ड्रामा ऐसी सिन्फ़ है जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। ठीक है ना, 2 जुमला में आपको 3 सवाल का जवाब मिल जा रहा है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी ड्रामा। आगे देखें, आगे है सवाल नंबर 4, कदीम हिंदुस्तान में संस्कृत काव्य को क्या कहा जाता है? कदीम हिंदुस्तान में, पुराने हिंदुस्तान में संस्कृत काव्य को क्या कहा जाता है? जवाब देखें, यहाँ पे ढूंढते हैं। कदीम हिंदुस्तान में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ें। ठीक है ना, कदीम हिंदुस्तान में संस्कृत काव्य में भी इसकी रिवायत बहुत मजबूत थी और इसको सानिया कहा जाता है। सानिया, ठीक है ना, सानिया लिखा हुआ है। सानिया देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन सी देखें। ऑप्शन सी में आपका सालिसा है, यह जवाब सही नहीं होगा। ऑप्शन डी सानिया। सही जवाब ऑप्शन सी सानिया। कदीम हिंदुस्तान में संस्कृत काव्य को सानिया कहा जाता है। अब यहाँ पे हम एक बात यह भी आप लोगों को कहते चलें, बतलाते चलें कि जो स्टूडेंट्स इस सवाल से इम्तहान लिखे होंगे वो अपना जवाब तो ज़रूर मिला रहे होंगे। जवाब मिलाना भी चाहिए कि हम कितना सही किए हैं, कितना मेरा सवाल का जवाब गलत हुआ। लेकिन सवाल का जवाब जो भी सही आए उससे आपको बहुत ज़्यादा खुश होने या बहुत ज़्यादा गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह SA1 का एग्ज़ाम था और इस इम्तहान का फ़ाइनल इम्तहान से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका असर फ़ाइनल इम्तहान में कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है। जिसकी तैयारी अच्छी होगी, आप अपने तैयारी का आकलन हम कहें इससे कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि अब तक हम उर्दू में किस लेवल पे हैं, कितने पानी में हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह भी कि आप एक एक सवाल ध्यान से देखते चलें और इसका जवाब भी आप याद करते चलें। ठीक है ना, सवाल का जवाब मैं यहाँ बतला दे रहा हूँ। जवाब बतलाने का मकसद मेरा यह सिर्फ नहीं है कि आपको जवाब मिलान करवा दें कितना आप सवाल का जवाब सही किए हैं, बल्कि मेरा मकसद यह भी है कि आप एक एक सवाल का जवाब जान जाएं, अपने जहन में सभी सवालों के जवाब रख लें। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ें। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, अरस्तु ने ड्रामा को किसकी नक्काली कहा है? ठीक है ना, अभी तो यहाँ पे आप ढूंढेंगे इक़्तिबास में, इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह सवाल आपको फ़ाइनल इम्तहान में बिना ऑप्शन का आ जाए और डायरेक्ट आपको सवाल का जवाब देना पड़े, या वहाँ पे इक़्तिबास ना हो, तो आपको इस सवाल का जवाब मालूम होगा, तभी आप जवाब लिख पाएंगे। आप याद रखेंगे कि अरस्तु ने ड्रामा को किसकी नक्काली कहा है। जवाब पहले ढूंढ लेते हैं। मुझे इसका जवाब यहाँ पे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इक़्तिबास से ही इसका जवाब देखें, ढूंढें। ठीक है, देखें यहाँ पे इक़्तिबास देखें, और फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि जहाँ तक हम लोग पहले इक़्तिबास को पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ेंगे, उससे आगे इसका जवाब मिलेगा। सानिया कहा जाता था, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद देखें,
अरस्तु ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। अरस्तु ने ड्रामे को किसकी नक्काली कहा है, सवाल पूछा है, तो जवाब होगा ज़िंदगी की नक्काली कहा है। ठीक है ना, जवाब हो जाएगा ज़िंदगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़िंदगी हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें सवाल नंबर 5 में अरस्तु ने ड्रामा को किसकी नक्काली कहा है, ज़िंदगी ढूंढते हैं। ज़िंदगी आप देखें ऑप्शन बी में है। ठीक है ना, सही जवाब ऑप्शन बी ज़िंदगी की। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा किसके करीबतर होता है। ड्रामा किसके करीबतर होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो भी दिया हुआ है, ऑप्शन देखने से पहले हम लोग डायरेक्ट इक़्तिबास पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि किस ऑप्शन में जवाब छिपा हुआ है। ठीक है ना, सवाल एक बार फिर से देख लें। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा किसके करीबतर होता है। इसी जुमले को हम लोग इक़्तिबास में ढूंढते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है, दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबला में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीबतर होता है। हकीकत से करीबतर होता है कि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। तो यहाँ पे ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीबतर होता है। हकीकत से यहाँ पे देखना पड़ेगा हकीकत से किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखें ऑप्शन ए में है हकीकत से, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा किसके करीबतर होता है, जवाब ए हकीकत से, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, ड्रामा बुनियादी तौर पर किसकी चीज़ है। बुनियादी तौर पर किसकी चीज़ है। देखें इक़्तिबास जहाँ तक पढ़े थे हम लोग उसके आगे बढ़ें। किरदारों की ज़हनी और जज्बाती कशमकश को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है। ठीक है ना, सवाल यही था कि ड्रामा बुनियादी तौर पर किसकी चीज़ है, जवाब होगा स्टेज की। देखते हैं स्टेज किस ऑप्शन में दिया हुआ है। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, ड्रामा बुनियादी तौर पर किसकी चीज़ है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेज की। ठीक है, ठीक है, ये 7 सवाल ही आपको इक़्तिबास से दिया हुआ था और मेरे ख़्याल से 7 में 7 नंबर आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सवाल आसान थे। और फिर से मैं वही बात कहूँ कि आप सिर्फ़ सवाल का जवाब मिला करके या फिर सही सवाल का जवाब हो जाने से ही खुश ना हो जाएं, बल्कि सभी सवालों के जवाब भी याद करते चलें। ठीक है, आगे देखा जाए। सवाल नंबर 8, अफसाना किसे कहा जाता है। अब यहाँ से आपको जवाब खुद से अपने याद से देना पड़ेगा। ठीक है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखा जाए, अफसाना किसे कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी को। ठीक है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, अफसाना भोला किस अफसाना निगार का अफसाना है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है ना, सवाल नंबर 10, अफसाना भोला में माया का भाई माया के घर क्यों आता था, सही जवाब ऑप्शन सी राखी बंधवाने। माया का भाई माया के घर राखी बंधवाने के लिए आया करता था। अफसाना भोला आप पढ़े होंगे तो इसका जवाब बहुत आसानी से आप दे पाते होंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जा कर के राखी बांधा करती हैं, लेकिन माया चूँकि बेवा थी और माया का भाई माया से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए वो खुद ही माया के घर आकर के राखी बंधवाया करते थे। ठीक है ना, आगे देखा जाए। सवाल नंबर 11, अफसाना भोला में भोला रात के वक्त किसकी तलाश में घर से बाहर निकल गया था, सही जवाब ऑप्शन बी मामा की तलाश में। ठीक है ना,
सवाल नंबर 12, अफसाना भोला में किस त्यौहार का जिक्र किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रक्षाबंधन। ठीक है ना, चूँकि राखी बंधवाने की बात है, इसलिए आप रक्षाबंधन आराम से इसमें टिक कर सकते हैं। सवाल नंबर 13, दादाजी ने भोला को कौन सी कहानी सुनाई थी? सही जवाब ऑप्शन डी, 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली। ठीक है ना। आगे देखा जाए, सवाल नंबर 14, अफसाना भोला में भोला रात के वक्त घर से बाहर निकला तो उसकी मुलाकात किससे हुई? सही जवाब ऑप्शन बी, मामा से। ठीक है ना, जब भोला के मामा बहुत वक्त गुजर जाने के बाद भी, रात हो जाने के बाद भी घर नहीं आए थे, भोला को फिक्र थी, भोला काफ़ी गमगीन था, मायूस था, उसे यह बात परेशान किए जा रही थी कि उसके दादा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल बैठे तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। और चूँकि भोला के मामा बहुत रात हो जाने पर भी भोला के घर नहीं आए थे, इसलिए भोला अपने मामू की तलाश में घर से बाहर निकल गया था। ठीक है ना। और जब वो निकल जाता है तो उसकी मुलाकात उसके मामू से हो जाती है। आगे सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 है, अफसाना नया कानून किस अफसाना निगार का अफसाना है? सही जवाब ऑप्शन सी, सादत हसन मंटो। ठीक है ना। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 है, अफसाना नया कानून में उस्ताद मंगू को दुनिया भर की खबरें कहाँ से मिलती थीं? सही जवाब ऑप्शन सी, तांगा पर बैठी सवारियों से। ठीक है ना। अफसाना नया कानून में उस्ताद मंगू को दुनिया भर की खबरें उसके तांगे में बैठने वाले सवारियों से मिला करती थीं। सवाल नंबर 17, अफसाना नया कानून में उस्ताद मंगू ने नए कानून की खबर सबसे पहले किसको सुनाई? अफसाना नया कानून आप ध्यान से पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले उस्ताद मंगू ने नए कानून की खबर अड्डे में मिले अपने साथी नत्थू गंजा को सुनाई थी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, नत्थू गंजा को। आगे देखें, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 है, अफसाना नया कानून में अंग्रेज अफसरों को देखकर मंगू की क्या हालत होती थी? सही जवाब ऑप्शन ए, तरस आने लगता था, यह गलत है। ऑप्शन बी, गुस्सा आने लगता था, यह सही हो सकता है, लेकिन आगे भी देखें, शायद इससे भी ज़्यादा करीब का ऑप्शन हो। ऑप्शन सी, कपकपी छाने लगती थी, यह भी जवाब सही हो सकता है, चूँकि उस्ताद मंगू जब अंग्रेज़ों को देखता था तो उससे काफ़ी गुस्सा आता था, उसे कपकपी आने लगती थी। और साथ ही ऑप्शन डी, मलती आने लगती थी। यहाँ पे मलती लिखा है, जबकि होना चाहिए था, किताब में जो दिया है वो दिया है मतली आने लगती थी। बिल्कुल अंग्रेज़ों को देख करके इसकी हालत ऐसी हो जाती थी जैसे यह कै कर देगा, उल्टी कर देगा। इसे बिल्कुल इसका जी मतलाने लगता था, इसे मतली आने लगती थी। यहाँ पे जवाब सही होना चाहिए ऑप्शन डी, मतली आने लगती थी। लेकिन यहाँ पे चूँकि मतली नहीं दिया है, मलती दिया है, इसलिए हो सकता है कि इसका जवाब ऑप्शन बी, गुस्सा आने लगता था भी हो सकता है। अब यहाँ पे जय के जिस जवाब को सही माने वही जवाब सही माना जाएगा। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज़ अफसरों को देखकर मंगू की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती थी, बिल्कुल वो गुस्सा में आ जाता था और उसे मतली सी आने लगती थी। ठीक है, चलें आगे देखें। सवाल नंबर 19, दर्ज झेल में से लफ्ज़ हतक के क्या मानी आते हैं? हतक के मानी क्या होते हैं? हतक के मानी होते हैं ऑप्शन ए, बेइज्जत। हतक के मानी बेइज्जत, बेइज्जती, बेहुरमती। ठीक है ना। आगे सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 है, दर्ज झेल में से लफ्ज़ जदीद का मुतज़ाद क्या होता है? मुतज़ाद का मानी होता है उल्टा।
उल्टा आपको बताना है कि जदीद का उल्टा जदीद का जिद क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन सी कदीम। जदीद के मानी नया होता है, कदीम के मानी पुराना। जदीद का मुताजात यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कदीम। ठीक है। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है, दर्ज झेल में से लफ्ज़ मौज की जमा क्या है? मौज की जमा, मौज की जमा हो जाएगा ऑप्शन डी अमवाज। ठीक है ना। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है, दर्ज झेल में से लफ्ज़ दरख्शां के क्या मानी आते हैं? दरख्शां के मानी, दरख्शां के मानी होता है ऑप्शन बी चमकता हुआ, चमकदार। ठीक है ना। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 है, दर्ज झेल में से लफ्ज़ जंग का मुताजाद क्या होता है? जंग का मुताजाद, यहाँ पे फिर से मुताजाद दिया है, यानी कि जंग का उल्टा। जंग का मुताजाद हो जाएगा ऑप्शन ए अमन, जंग अमन। ठीक है ना। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है, दर्ज झेल में से लफ्ज़ इज़्तिराब के क्या मानी आते हैं? इज़्तिराब, इज़्तिराब के मानी होते हैं बेचैनी, ऑप्शन डी बेचैनी। सवाल नंबर 25। दर्ज झेल में से लफ्ज़ गुमान का मुताजाद क्या होता है? गुमान का मुताजाद, फिर से मुताजाद यहाँ पे आपको ढूंढना है, बताना है। तो गुमान का मुताजाद होता है बदगुमान, ऑप्शन बी। ठीक है। सवाल नंबर 26। दर्ज झेल में से लफ्ज़ फलक की जमा क्या है? फलक की जमा, अब यहाँ पे प्लूरल बताना है, बहुवचन बताना है। फलक की जमा क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए अफलाक। ठीक है। फलक की जमा अफलाक। सवाल नंबर 27। दर्ज झेल में से सर सैयद अहमद खान का मज़मून कौन सा है? सर सैयद अहमद खान का मज़मून जो आपके निसाब में शामिल है, उस मज़मून का नाम है ऑप्शन डी औरतों के हुकूक। ठीक है ना। औरतों के हुकूक के मज़मून निगार सर सैयद अहमद खान हैं। सवाल नंबर 28। गज़ल का सबसे अच्छा शेर शायरी की इस्तिलाह में क्या कहलाता है? गज़ल का सबसे अच्छा शेर, तो गज़ल का सबसे अच्छा शेर ऑप्शन ए बैतुल गज़ल कहलाता है। ठीक है। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल, शाह बैत कहा जाता है। ठीक है ना। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले में कज़ा के क्या मानी आते हैं? कज़ा के मानी आपको मालूम होना चाहिए। कज़ा के मानी होते हैं मौत, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है। सवाल नंबर 30। रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? रुबाई, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरबी। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। सवाल नंबर 31। बहार बेसिपर जामो यार गुज़रे है में सिपर के क्या मानी आते हैं? यह मिसरा भी आपकी गज़ल से दिया हुआ है। आप गज़ल पढ़े होंगे, आपको इसका मानी पता होगा, या गज़ल नहीं भी पढ़े होंगे तब भी इसके मानी आपको मालूम होना चाहिए। सिपर के मानी होते हैं ऑप्शन डी ढाल। ठीक है ना। सवाल नंबर 32। गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, शायरी का इस्तिलाह में क्या कहलाता है? सही जवाब ऑप्शन डी मक्ता। गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, शेर व शायरी वाला नाम इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। ठीक है ना। सवाल नंबर 33। दर्ज झेल में से मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का अफसाना, अब यहाँ पे आप देखें सवाल आपको दिया है गुलज़ारे उर्दू से। आपको क्लास 10वीं में 2 किताबें पढ़नी है, नवाए उर्दू और गुलज़ारे उर्दू। तो यहाँ पे सवाल जो है वो गुलज़ारे उर्दू से है। मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गिल्ली डंडा। सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 है, वो फ़ेल जिसमें काम का असर फ़ाइल तक महदूद ना होकर मफ़ऊल पर भी पड़े क्या कहलाता है?
सवाल यहाँ पे फेल से दिया हुआ है, आप ध्यान से सवाल सुने। सवाल है वो फेल जिसमें काम का असर फ़ाइल, फ़ाइल का मतलब होता है करने वाला, ठीक है ना, महदूद ना होकर मफ़ऊल पर भी पड़े, यानी अगले पर भी पड़े, क्या कहलाता है? सही जवाब इसका हो जाएगा फ़ेल मुतअद्दी, ऑप्शन सी फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी की तारीफ़ आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा वो फ़ेल जिसमें काम का असर फ़ाइल तक महदूद ना होकर मफ़ऊल पर भी पड़े, फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। ठीक है, आगे देखा जाए। अभी मैं पिछले 2 क्लास से ग्रामर के ऊपर ही बातचीत कर रहा हूँ, इसका कवायद की ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और यह सिलसिला अभी 8-10 क्लास कम से कम चलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सारे कवायद पोर्शन को, सारे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, मेरी एक एक बातों को सुनेंगे और अपने ज़हन में रखते जाएंगे। ठीक है, चलें आगे चलें। सवाल नंबर 35, नज़्म के लग़वी मानी क्या आते हैं? नज़्म के लग़वी माने, तो नज़्म के लग़वी मानी होते हैं इंतज़ाम, तरतीब, ऑप्शन ए इंतज़ाम, तरतीब। ठीक है ना, आगे देखा जाए। सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 36 है वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे कवायद की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? वो कलमा या वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे कवायद की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ़ेल। ठीक है ना, यहाँ पे फ़ेल पास वाला फ़ेल नहीं है, यहाँ पे फ़े ऐन लाम फ़ेल है, फ़ेल के मानी होता है काम। ठीक है ना। सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37 है वो फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ फ़ाइल पर पड़े उसको क्या कहा जाता है? ठीक है ना, इसके पहले सवाल में देखे थे कि वो फ़ेल जिसमें काम का असर फ़ाइल के साथ साथ दूसरे पर भी पड़े, यानी मफ़ऊल पर भी पड़े, उसको क्या कहा जाता है पूछा था। यहाँ पे सवाल है जस्ट उसके उल्टा कहा जाए, वो फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ फ़ाइल पर यानी करने वाले पर पड़े उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ़ेल लाजिम। ठीक है ना, फ़ेल लाजिम की तारीफ़ यही है कि वो फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ फ़ाइल पर पड़े। सवाल नंबर 38, कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो असल सबब ना हो कवायद की इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनेंगे सवाल, ठीक है ना, ध्यान से सुनना है और जवाब को याद भी कर लेना है। सवाल है कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना, कलाम में यानी कि शेर व शायरी में, शेर में, अशार में किसी बात का वो सबब, वो वजह बयान करना जो असल सबब ना हो कवायद की इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी हुस्ने तालील। सनत, सनत यहाँ पे दिया हुआ है, सनत हुस्ने तालील कहा जाता है। ठीक है ना। सवाल नंबर 39, मुहावरा रास आना के क्या मानी आते हैं? मुहावरा रास आना के क्या मानी आते हैं? तो रास आना के मानी होते हैं मुवाफ़िक होना, अपने मन मुवाफ़िक होना, अपने मुताबिक होना। रास आना मुवाफ़िक होना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 40, सवाल नंबर 40 है मुहावरा आब आब होना के क्या मानी आते हैं? फिर से एक और मुहावरा दिया हुआ है, आब आब होना के मानी होते हैं शर्मिंदा होना, ऑप्शन ए शर्मिंदा होना। ठीक है, इस तरह से 40 सवाल आपको ऐसे 1 इम्तहान में पूछे गए थे। सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को बतला दिया। अब आप अपना जवाब मिलान कर लें, देख लें कितना जवाब आप सही किए थे। बहुत ज़्यादा सही जवाब कर दिए, बहुत अच्छी बात है, आप खुश होइए, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कि खुशी से आप फूले ना समाएं। मुहावरा मैं कह दिया यहाँ भी, खुशी से फूला ना समाना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर सवाल का जवाब कुछ कम हुआ है, ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहा है, तब भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें
अल्लाह हाफ़िज़।